नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के टॉप 13 क्वेश्चनों की। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसका लेवल थोड़ा हाई है डियर, लेकिन घबराइएगा मत। वीडियो को शिद्दत से अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल बारीकी से समझाते हुए चलेंगे डियर। ये वीडियो आपको आगे आने वाला सुपर टेट हो या सीटेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी परीक्षा हो, आपके लिए इस वीडियो को देखना अति महत्वपूर्ण है डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आकलन मूल्यांकन की क्या है, यानी कि असेसमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का कौन सा पार्ट है। क्या संक्षिप्त प्रक्रिया है या विस्तृत है या बहुआयामी संकल्पना है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आकलन जब आप करते हैं पर्टिकुलर कोई चीज का, किसी भी बच्चे से जब आप कोई प्रश्न पढ़ाते हैं और फिर आकलन करते हैं, तो आप एकमात्र संक्षिप्त प्रक्रिया कर रहे हैं डियर, क्योंकि आकलन से आप उसके पूर्ण जो क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक तीनों पक्षों का इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना एक टीचर है, वो अपनी क्लास के सभी विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही है और वापस आने पर वो अपने बच्चों से विचारों का आदान प्रदान कर रही है, पूछ रही है कि आपने वहाँ क्षेत्र भ्रमण में क्या क्या चीज़ देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या नोट किया डियर। तो वो जो है सीखने का एक आकलन कर रही है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है, नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, निगेटिव पॉइंट है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित की जाती है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है डियर, ये पूछ रहा है। तो मूल्यांकन जो है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, बात सही है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों व क्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, ये भी बात सही है। इसमें सूचना क्या अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है मूल्यांकन में, बताइए आप, ये भी बात सही है। तो क्या इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो छात्र नहीं करता बल्कि टीचर करता है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु बोर्ड या स्तर पर नहीं कहलाता, उसे क्या कहते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक मूल्यांकन। तो वो मूल्यांकन जो केवल विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश के आधार पर किया जाता है, बोर्ड परिषद स्तर पर नहीं होता। तो जब वो विद्यालय में किया जा रहा है तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। सिंपल था, इसमें कोई इतना बड़ा लोचा नहीं था डियर। विद्यालय परिषद के द्वारा किया गया तो मात्र विद्यालय आधारित मूल्यांकन है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। क्या वे कैसे सीखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सीखते हैं, इनमें से कौन सा सही है, केवल ए या बी या ए सी या बी सी। मैं बता दूं, जब आप विद्यालय आधारित मूल्यांकन में टीचर बालकों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेगा वो तीनों ही चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेगा कि वो कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सोचते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निर्देश दिए हैं। इनमें से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, बात सही है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना।
तो डियर मैं आपको बता दूं, व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश में ये नहीं कहा गया है कि छात्रों की जो प्रवीणता है आप उसका निर्धारण कर दीजिए अंकों से, क्योंकि जब आप क्लास में वर्गीकरण का काम करेंगे तो इससे बालक में हेन कुंठा का विकास होगा डियर। तो आपको वर्गीकरण नहीं करना है, क्लासिफाइड नहीं करना कि ये विद्यार्थी तेज है, ये कमजोर है, ये नहीं सीख पाएगा, ऐसी किसी भी प्रक्रिया को आपको क्लास में नहीं करना है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है एकल आयामी, संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं, बहुआयामी। तो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है डियर, ये बहुआयामी हो सकता है, क्योंकि हम विद्यालय आधारित आकलन में बालक का जब हम व्यापक मूल्यांकन करते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और योगात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो उनके वजह से हम बालक के बहुआयामी पक्षों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के भौतिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या छात्रों की मदद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन बात गलत है। छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता लिखा है डियर, एक क्षमता का मूल्यांकन तो हमें करना नहीं है। सी में क्या, डी में लिखा है छात्रों की याद करने की, याद करने पर बल एनसीएफ देता ही नहीं, आप जानते हैं करके सीखने की बात कर रहा है एनसीएफ। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का जो मूल्यांकन है वही सतत और व्यापक मूल्यांकन का पर्टिकुलर हिस्सा है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई है डियर, लेकिन आप समझिए प्रश्नों को बारीकी से, आपको बेहतरीन समझ में आएंगे डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना बिल्कुल सही है, सीखने की बात करता है एनसीएफ। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी बात सही है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाए, यही गलत है डियर, सी ऑप्शन। क्योंकि हमें शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना बल्कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना है डियर। तो आगे की ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, आपको उत्तर सी में मिल गया, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप बच्चा फेल होता है या असफल होता है तो हम पहले उसके कारण का पता लगाएंगे, उसका निदान करेंगे, फिर हम उसके लिए उपचार की व्यवस्था करेंगे डियर। तो सी ऑप्शन निदानात्मक प्रणाली एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? मतलब एकदम अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है ये कह रहा है। तो जो अंत में होगा डियर वो होता है योगात्मक मूल्यांकन, क्योंकि सभी चीज़ों का क्या करते हैं हम, योग करते हैं। योग कब करेंगे? लास्ट में ही तो करेंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है, अब कितना खर्चा आ रहा है, तो आप जब सामान खरीदते चले जाएंगे, पूरा व्यवस्था कर लेंगे, तो उसका लास्ट में ही तो जोड़ घटाना करेंगे कि इतना पैसा इस चीज में व्यय हुआ डियर। तो ये एक योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान के रूप में वर्गीकृत करना। वर्गीकृत की बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये कतई नहीं करना है। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, ये भी गलत है। छात्रों के बीच तुलना करना, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो पहला ही विकल्प एकदम सही है कि छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ए ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची में केवल ए, केवल बी, केवल सी या डी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ये तीनों ही उपकरण है डियर। प्रश्न करके भी हम पूछ लेते हैं, निरीक्षण भी कर लेते हैं और जांच सूची का भी प्रयोग करते हैं डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो व्यापक और सतत मूल्यांकन के लिए जो कार्य नहीं किया जाता वो इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाए।
ये गलत है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें विद्यालय में विभेदीकरण की नीति नहीं अपनाना है कि हम इसे उत्तीर्ण कर दें, उसे अनुत्तीर्ण कर दें, इसे कमज़ोर घोषित कर दें, उसे सुबह प्रतिभाशाली घोषित कर दें क्लास में। तो ये हमें नहीं करना है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना फिर गलत है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना ये भी गलत है। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना है। बिल्कुल सही है। हमें विभिन्न तरीकों से बालक को जो है शिक्षा को मुहैया कराना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल श्रव्य दृश्य आप जानते ही हैं, कितना भी हम अच्छे से अच्छा जो है प्रेजेंटेशन दे पाएँ कि बालक उन चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक, मुक्त अंत वाला, सत्य असत्य या निबंधात्मक? तो वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है कि जिसका एक ही उत्तर सही होता है डियर। विकल्पी ऑब्जेक्टिव जैसे कि आज प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ होगा वो सत्य और असत्य आएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश डैश के बारे में चिंतित है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप पेपर बना रहे हैं एग्जाम में कि आपको कल ये पेपर बच्चों से पूछ देना है और इसके विषय में एग्जाम लेना है। तो आप सबसे ज़्यादा वरीयता किसको देंगे, किसके बारे में आप चिंतित हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वरीयता देंगे डियर वो हम वैधता पर देंगे कि वैध है कि नहीं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वैधता पर ध्यान देंगे, वैलिडिटी पर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विज्ञान में संकल्पनात्मक आकलन मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए। छात्रों की कठिनाई को जानने के क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से व्यवहारिक परीक्षण में, या महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अवधारणाओं का परीक्षण में, या अवलोकन कौशल में। तो संकल्पनात्मक जो आकलन होता है इसमें विज्ञान की बात की जा रही है डियर, तो यह मुख्य रूप से व्यवहारिक परीक्षण पर बल देता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होते हैं तो ये क्या कहा जाता है? मान लीजिए आप एक बालक से 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उन सभी का जवाब बिल्कुल सही दे रहा है डियर। फिर आपने 2-4 प्रश्न किसी अलग टॉपिक से पूछे, उसका भी वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये बालक क्या है, ये बुद्धिमान है। इसमें विश्वसनीयता है डियर, विश्वसनीयता है भाई। ये एक विश्वसनीय है। सी ऑप्शन एकदम सही है। जबकि लगातार परिणाम अगर वही प्राप्त होते हैं तो विश्वसनीय कहलाता है डियर। तो ये थे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डियर। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा हार्ड जरूर था, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर, क्योंकि अब जो एग्जाम का लेवल है वो अप हो रहा है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं डियर। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार यात्रा किए हैं, विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।